चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 की आरबीएसई की कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो देखेंगे। तो क्लास को देख लेते हैं, एक बार शुरू करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का जो पहला जो चैप्टर है वह है जैवमंडल। तो जैवमंडल से शुरू करते हैं। पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? तो वो जैवमंडल कहलाता है। पृथ्वी की ठोस सतह वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? तो जो पृथ्वी का जलीय भाग है वो जलमंडल कहलाता है। धरातल से ऊपर गैस, जल वाष्प, धूल कणों से बना पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? तो वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य। और जैवमंडल के जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति जगत और जीव जगत। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंत संबंध को क्या कहा जाता है? तो पारितंत्र। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में हस्तांतरित होती है? तो खाद्य श्रृंखला के रूप में। वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो तथा एक श्रृंखला के रूप में हो क्या कहलाते हैं? वो पर्वत कहलाते हैं। मोनो की पर्वत कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में, और 10,205 मीटर जो है ऊंचा है। पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो पवनमुखी। हिमालय में कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो गद्दी, बकरवाल और भोटिया। आगे देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक रूप से एक धारा में जो बहता है वह नदी कहलाता है। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी क्या कहलाती है? तो वो मौसमी नदी कहलाती है। स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियाँ बहती है क्या कहलाता है? तो बेसिन कहलाता है। समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? तो तट। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है क्या कहलाता है? तो द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली जो असम द्वीप है वो है। और ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? वो प्रायद्वीप कहलाता है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है। और कक्षा में आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वायुमंडल और जलवायु। किस गैस के उपयोग पौधे अपने भोजन निर्माण में करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको पौधे जो है अपने भोजन निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? तो भूमंडलीय तपन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? तो जल वाष्प कहलाता है। सौर मंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो आर्द्रता के नाम से जानी जाती है। धूल कणों पर ऐसा क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो आकाश में नीला दिखाई देता है। धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? तो संघनन के कारण। तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में। और सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर, और न्यूनतम 8 किलोमीटर व अधिकतम 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है सौरमंडल की। सौरमंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो सौर सीमा अथवा शांत मंडल। वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि कहाँ होते हैं? तो सौरमंडल में होते हैं। समताप मंडल वायुमंडल में किस ऊंचाई तक है? तो 50 किलोमीटर तक। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत किसका अवशोषण कर लेती है? तो पराबैंगनी किरणों का। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं? तो मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें कहाँ से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती है? तो आयन मंडल। और आगे देख लेते हैं। आयन मंडल का क्षेत्र कौन सा है? तो 80 से 400 किलोमीटर तक जो है वो आयन मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है?
तो बहिर्मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। बहिर्मंडल में कौन सी गैसें अधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। किसी स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती है? तो मौसम कहलाती है। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है? तो जलवायु कहा जाता है। वायुमंडल में मुख्य तत्व कौन से हैं? तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवनें जो है इसके मुख्य तत्व है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्रुवों की तरफ जब जाएगा तो कमी आएगी। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन आता है? तो कमी आती है। पृथ्वी सूर्य से किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है? तो लघु तरंग के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश का किस रूप में परिवर्तन होता है? रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश का किस रूप में परावर्तन होता है? तो दीर्घ तरंगीय विकिरण के द्वारा। तापमान के पैमाने की इकाई क्या है? तो फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड के द्वारा नापा जाता है तापमान। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। धरातल से सौर मंडल में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है? तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। और धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना वायुदाब पड़ता है? तो लगभग 1 किलोग्राम वायुदाब पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक वायुदाब जो है वो समुद्र तल पर पाया जाता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब होता है तो कम होता है। वायुदाब को मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो मिलीबार कहलाती है। और वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वायुदाब जिससे मापा जाता है उसको बैरोमीटर या वायुदाब मापी यंत्र भी कहा जाता है। वायु की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वायु दिक्सूचक या एमिनोमीटर कहलाता है। पर्वतों से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो पर्वतीय समीर कहलाती है। घाटी से आने वाले पवनें क्या कहलाती है? तो घाटी से जो समीर आती है वो घाटी समीर। याद रखना दोस्तों, पर्वतों से जो आती है वो पर्वतीय समीर, घाटी से जो आती है वो घाटी समीर। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली वायु क्या कहलाती है? पवन। पवनें कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की, स्थायी, सामयिक, मौसमी तथा स्थानीय। स्थायी होती है और मौसमी होती है और स्थानीय जो पवनें होती है 3 प्रकार की पवनें होती है। वर्ष पर लगभग एक ही दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो एक ही दिशा में जो पूरे साल भर बहती है वो है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है? तो वो भी स्थायी पवनें भी जो है 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। वे पवनें जो ऋतु अथवा मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तित करती रहती है क्या कहलाती है? तो मौसमी या सामयिक पवनें। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के विशेष समय में चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? वो स्थानीय पवनें कहलाती है। और रॉकी पर्वत के क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन किस नाम से जानी जाती है? तो रॉकी पर्वत के जो ऊपर वहाँ चलती है वो चिनूक है पवनों का नाम। यूरोप में चलने वाली स्थानीय पवन किस नाम से जानी जाती है? तो फोहन व मिस्ट्रल। वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है? तो आर्द्रता कहलाता है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय होती है। विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 117 सेंटीमीटर। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विषुवत रेखीय, औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी रहती है? तो सम रहती है। निम्न वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर उच्च वायुदाब हो क्या कहलाता है? तो चक्रवात कहलाता है। उच्च वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर निम्न वायुदाब हो क्या कहलाता है? तो प्रति चक्रवात कहलाता है। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो चक्रवात जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय, ये 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं। प्रति चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है तो घड़ी की सुई की दिशा में ही ये चक्रवात की जो दिशा होती है। प्रति चक्रवातों की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा होती है तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है। और आगे देख लो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो
जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है इनको अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर व मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को चीन व जापान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाइफून के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज तथा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में इनको चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। जो नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका वो है जल। तो विश्व की प्रमुख जल किनारे विकसित सभ्यताएं कौन सी है? तो सिंधु, हांगो, सिंधु जो है वो भारत में है, हांगो जो चीन में है, मेसोपोटामिया जो अरब में है, नील जो मिस्र में है, माया व एज़टेक उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको में है, वह जो इनका है वो दक्षिणी अमेरिका में जो सभ्यताएं विकसित हुई। और जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर वर्षा द्वारा पुनः वही पहुंच जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो ये प्रक्रिया जो है जल चक्र कहलाती है। ये देख सकते हो आप इसमें जल चक्र। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम व चेरापूंजी जो मेघालय में स्थित है। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितने प्रतिशत पीने योग्य है? तो 2.5% जो जल है वो पीने योग्य है। और जो विश्व की सबसे बड़ी जो है वो खारे पानी की झील कौन सी है? तो वान झील जो है तुर्की में है। और मर्त सागर किन देशों के मध्य स्थित खारे पानी की झील है? तो जॉर्डन व इजराइल में। जल में खारेपन का कारण किसे माना जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम व अन्य लवणों के कारण इसमें खारापन मिलता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या है? तो शेखावटी व दक्षिणी राजस्थान में जो है वो फ्लोराइड की समस्या है। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण के संकट को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? तो प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 बनाया गया। गंगा की सफाई के लिए कौन सी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो गंगा एक्शन प्लान व नमामि गंगे जो स्कीम है ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। जल संरक्षण की विधियां बताइए। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि, फव्वारा पद्धति, रूफटॉप जल संग्रहण विधि, एनीकट निर्माण विधि आदि जो है ये जल संरक्षण की विधियां है। भविष्य का सोना या नीला सोना किसे कहा जाता है? तो जल को। व्यर्थ व बेकार पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो व्यर्थ और बेकार पदार्थ जो है वो अपशिष्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है इनका वो है भूमि। वह प्राकृतिक भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो क्या कहलाता है? तो वन भूमि कहलाती है। अब देख लेते हैं वन भूमि जो है वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो वन भूमि कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, आखेट, निषिद्ध क्षेत्र आदि इसमें सम्मिलित है। और कृषि भूमि वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती है उसे कृषि भूमि कहते हैं। बंजर भूमि, बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता उसे बंजर भूमि कहते हैं, जैसे ऊंचे पर्वत, पथरीली भूमि, दलदल आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। आगे देख लेते हैं चारागाह भूमि, वह सार्वजनिक भूमि जिसे पशुओं को चराया जाता है उसे चारागाह भूमि कहा जाता है। उद्यान भूमि, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे उद्यान भूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है, जिसमें 1-2 फसल या 1-2 साल तक उस पर खेती करके उसको वापस 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर वापस उस पर खेती करते हैं, वो वर्तमान प्रतिभूमि है। पुरानी प्रतिभूमि, यदि किसी भूमि पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है तो उसे पुरानी प्रतिभूमि भी कहते हैं। और अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ऊपर वर्णित भूमि उपयोगों को छोड़कर शेष सभी कार्यों में प्रयुक्त भूमि को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे मानव अधिवास, परिवहन, नहरें, उद्योग, दुकानें, खनन आदि में प्रयुक्त भूमि। वन भूमि में कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र या आदि। बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि कार्य के उपयोग में नहीं लिया जा सकता क्या कहलाती है? तो बंजर भूमि कहलाती है। व्यर्थ पड़ी वह भूमि जो कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वह सार्वजनिक भूमि जिसे सामूहिक रूप से पशु चारण हेतु उपयोग में लाया जाता है, ऊपर देखा था अभी, तो वह चारागाह भूमि हो गई। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं क्या कहलाती है? उद्यान भूमि। भूमि का उपजाऊ बढ़ाने के लिए गत 1-2 वर्षों से खाली छोड़ी गई भूमि को क्या कहलाती है?
तो ऊपर देखा था अभी वर्तमान प्रति भूमि, वह भूमि जिसे पिछले 5 या अधिक वर्षों से उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ दिया गया क्या कहलाती है? पुरानी प्रतिभूमि। विश्व के कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि को माना गया है? तो 97%। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है उसे क्या कहा जाता है? तो निर्वाह कृषि। किसान द्वारा फसल को केवल बेचने के उद्देश्य से की गई कृषि क्या कहलाती है? तो व्यापारिक कृषि, जिसमें किसान का मुख्य उद्देश्य उस फसल को बेचना है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, निजी और सार्वजनिक भूमि। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत क्षेत्र में उपयोग होता है? कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। तो 60% जो क्षेत्र है इसका उपयोग कृषि में होता है। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत चारागाह में उपयोग होता है? तो 4%। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 23% में है वन। कृषि भूमि का कुल प्रतिशत विश्व के कुल स्थल भाग का कितना है? तो 11%। उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता व उत्पादकता में कमी आ जाना क्या कहलाता है? तो भूमि अवनयन या भूमि निम्नीकरण कहलाता है। बांध बनाकर तटीय भूमि को डूबने से बचाने की जो तकनीक है वो क्या कहलाती है? वो पोल्डर कहलाती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वन और वन्य जीव। किसी भौगोलिक प्रदेश में वृक्ष, लताएं, पौधे, झाड़ियाँ, घास, कई आदि का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो वनस्पति कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री तथा उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से हैं? तो सदाबहार वन जो है वो जैव विविधता वाले वन हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो कठोर लकड़ी वाले रोजवुड, आबूनस व महोगनी जो है वो पाए जाते हैं। सेल्वा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ब्राजील में पाए जाते हैं सेल्वा वन। पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? तो ब्राजील में अमेजन के जंगल, जिन्हें स्थानीय भाषा में सेल्वास कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन के जंगलों में जो एनाकोंडा सांप पाया जाता है। पतझड़ वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल तथा सागवान वन। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो कठोर व मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ी वाले, बांस, यूकेलिप्टस तथा चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। कागज की लुगदी बनाने के लिए किस प्रकार के वनों की लकड़ी प्रयोग में ली जाती है? तो शंकु अथवा कोणधारी जो वन है उनकी लकड़ी काम में ली जाती है। कोणधारी वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो लार्च, स्पूस, पाइन और बर्च। विश्व में सबसे बड़े घास के मैदान कौन से हैं? तो सवाना घास के मैदान। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो कंपोज घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो लानोस के नाम से। यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो यूरोप के जो है वो स्टेपी के नाम से जाने जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रेरी के नाम से, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो पंपास व कंपास के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो वेल्ड के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो डाउन्स के नाम से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सी वनस्पति के पौधों की पत्तियां छोटी, जड़ें लंबी, वृक्ष कंटीले व जड़ें गहरी होती हैं? तो मरुस्थलीय जो वनस्पति होती है उसकी पत्तियां तो छोटी होती है, जड़ें लंबी होती है और वृक्ष जो कंटीले होती हैं और जड़ें उनकी बहुत गहरी होती है। मरुस्थलीय वनस्पति का उदाहरण है तो बेर, केर, खेजड़ी, नागफनी, कैक्टस, बबूल, ये जो सभी है ये मरुस्थलीय वनस्पति का उदाहरण है। ध्रुवीय क्षेत्र में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो वालरस, ध्रुवीय भालू एवं सील। खेजड़ली बलिदान कब हुआ? तो 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ली बलिदान हुआ था। खेजड़ली बलिदान का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमृता देवी बिश्नोई ने इसका नेतृत्व किया था। और खेजड़ली बलिदान में कितने लोगों ने बलिदान दिया? तो 363 लोगों ने इसमें बलिदान दिया था। पिपलांतरी गांव कहाँ पर स्थित है? तो पिपलांतरी जो गांव वो राजसमंद में
और यहाँ पर बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं आज भी। खेजड़ली में वृक्ष मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में वृक्ष मेला लगता है। ये आप देख सकते हो, ये अमृता देवी बिश्नोई। और अब ये आगे जो अभी उससे देखा था, अब चिपको आंदोलन देख लेते हैं एक बार। तो चिपको आंदोलन में किसके नेतृत्व में महिलाएं जो है वो पेड़ से चिपक गई थी? तो गौरा देवी के नेतृत्व में। तो चलो देखते हैं चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। अब पिक्को आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो कर्नाटक के सिरसी जिले से सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र को बचाने के लिए विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन किस किताब में किया जाता है? तो लाल आंकड़ा किताब, जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, उसमें विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन किया जाता है आज भी। और आगे जो है विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। तो ठंडे मरुस्थलों में खेती किस प्रकार की जाती है? तो ग्रीन हाउस बनाकर वहाँ पर खेती की जाती है, उस हिसाब से उसको टेम्परेचर देके फसल को लिया जाता है। और विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से हैं? तो एक तो गोबी का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक, लद्दाख व तिब्बत जो है वो प्रमुख शीत मरुस्थल हैं। विश्व के प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल कौन से हैं? तो सहारा, थार, कालाहारी और विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये है। राजस्थान में थार का मरुस्थल कहाँ पर है? तो अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है। बाड़मेर में कवास में बाढ़ कब आई? तो 2006 में। जालौर में बाढ़ कब आई? तो 2015 में जालौर में बाढ़ आई। लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है? तो लाठी सीरीज जो है वो जैसलमेर में स्थित है। और राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी सीमा के किनारे करीब 60 किलोमीटर लंबे पट्टीनुमा क्षेत्र का नाम लाठी सीरीज है। यह क्षेत्र जैसलमेर से पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक फैला हुआ है। यह एक भूगर्भीय जलपट्टी है। इस इलाके में सेवण नामक घास पाई जाती है। घास का नाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेवण नामक घास पाई जाती है। याक तथा जोमुक किस जगह के प्राणी हैं? तो शीत मरुस्थल जो लद्दाख में है वहाँ के प्राणी हैं। शीत मरुस्थल में पशुचारण करने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? भोटिया, बकरवाल, गुज्जर, चंगम्पा, भूटिया व मोम्पा। और कराकरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो कराकरम जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और लद्दाख के लोगों के पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर क्या कहलाते हैं? तो खंगपा कहलाते हैं। लद्दाख के जो लोग हैं उनके पत्थर और गारे की ईंटों से बने जो घर है वो खंगपा कहलाते हैं। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो भारत ईरानी व भारत मंगोल के माने जाते हैं। लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए किस पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो छंग का। दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता क्या कहलाता है? तो दर्रा कहलाता है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन, जो उसका चैप्टर 2 है। भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान प्रदेश क्या कहलाता है? तो गंगा का मैदान कहलाता है। हिमालय के किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती है? तो भावर क्षेत्र में जो है हिमालय के वो नदियाँ भूमिगत हो जाती है। हिमालय के जिस भाग में नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट होती है क्या कहलाती है? वो तराई कहलाती है। और नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी से पोषित प्रदेश क्या कहलाते हैं? तो खादर। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से पोषित प्रदेश क्या कहलाते हैं? तो बांगर कहलाते हैं। प्लाईवुड बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो पॉपुलर का प्रयोग किया जाता है प्लाईवुड बनाने के लिए। और मैदानी क्षेत्रों में खेतों की मेड़ पर कौन से पेड़ उगाए जाते हैं? तो पॉपुलर। भारत के पश्चिम तटीय मैदान कौन से हैं? तो काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ व मालाबार तट। भारत के पश्चिमी पूर्वी मैदान कौन से हैं? तो उत्तरी सरकार व कोरमंडल तट। लेंगून किस तट पर पाए जाते हैं? तो मालाबार तट पर लेंगून पाए जाते हैं। मालाबार तट पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो मोनाजाइट, जिरकन, गार्नेट, ग्रेनाइट व थोरियम। मालाबार तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित है? तो कोझिकोड, कोच्चि, अलेप्पी व तिरुवनंतपुरम। आगे देख लेते हैं बरसीम घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैदानी प्रदेश में जो बरसीम घास पाई जाती है। और वेबानाथ क्या है? तो वेबानाथ जो है वो एक झील है। ये थी अपने कक्षा 7 की जो सामाजिक की जो किताब है उसका भाग 1 जो भूगोल से संबंधित था उसको आज हमने पूरा देखा है। अगर आपको हमारी ये क्लास अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।